हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ के मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, मैथमेटिक्स क्लास 12th। चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन से, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बने रहें आप सेशन को। कई बार देखा जाता है कि ये जो आपके पास चैप्टर 1 है ना, कई टीचर्स के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए है ना, काफी सिर दर्दी वाला चैप्टर होता है ना। लगेगा आपको कि हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन अगर डेप्थ को अगर समझा जाता है, इसका इस चैप्टर का अगर डेप्थ समझ लिया जाता है, तो फिर इससे आसान आपको चैप्टर मिलने वाला भी नहीं है ना। आप इसमें जितनी भी चैप्टर को आप देखोगे क्लास 12th के सिलेबस में, वो आपको सबसे इजीएस्ट आपको यही दिखेगा, अगर इसके आपने डेप्थ को समझ लिया है ना। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा जो पर्पज है, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि मैं सबसे पहले आपका जो बेसिक है उसको मैं क्लियर करूँ, है ना। इस चैप्टर का जो बेसिक है, यानी कि जो हम जब एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, तो जो भी हमारे पास उसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना, जो पहले से जानकारी एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, वो सारी जो है जानकारियां मैं सबसे पहले आपको अवेलेबल करवाता हूँ, है ना। और उसको आप समझे, है ना। मेरा जो काम है ना, यहाँ पर, या किसी भी टीचर का काम क्या होता है, वो आपको उस चैप्टर का, उस अध्याय का, है ना, बिल्कुल पहले समरी जो है बता दिया जाए, है ना, कि इसमें हम किस तरीके से इसको डील करेंगे, इसमें क्या अप्रोच रहेगी हमारी, है ना, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं माहौल सिनेरियो, है ना, मैं देने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं पूरा अपना जो है 100% दूंगा, है ना, और आप ध्यान से केवल आप सुने, है ना। और अगर हो सके तो आप अपनी नोट वगैरह, है ना, जो कुछ भी है उसको आप निकाल के खुद लिखते भी रहे, है ना, लेकिन सुने जरूर। क्योंकि टीचर क्यों बार बार इस चीज को कहता है कि आप ध्यान से सुने, है ना। सुनना जरूरी है। अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर बातों को समझोगे नहीं, समझ पाओगे आप, ठीक है। काफी टफ हो जाएगा फिर आपके लिए, है ना। तो ध्यान से सुनिए। मैं बिल्कुल बेसिक पहले क्लियर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट 1 जो हमारे पास थी, है ना, उसका नाम था संबंध तथा फलन, है ना। उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, ये तो हमारे पास यूनिट है। यूनिट क्या है हमारे पास? यूनिट है संबंध तथा फलन, है ना। और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे, वो संबंध है, रिलेशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास यूनिट 1 है ना, बिल्कुल बेसिक से। मेरा काम है बिल्कुल बेसिक से बताना। मैं यहाँ पे कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, मेरे को कोई जल्दी भी नहीं है कि मैं जल्दी फटाफट इसको लिख दूं और निकल लूं यहाँ से। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से धीरे धीरे सीखें।
वॉइस इशू आ गया था, तो उसको आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, है ना। आप अगर वॉइस आपको प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपको ईयरफोन वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आप ध्यान से सुने ना। थोड़ी सी वॉइस स्लो रहेगी, है ना, और थोड़ा सा माइक गड़बड़ हो गया है ना, तो उसको आप इग्नोर करते रहे, लेकिन आप ध्यान से केवल सुने, है ना। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लाउडली बोलने का, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तेज बोलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तो उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना है ना। आप तो केवल सुनते रहें और आप समझते चलते रहें, है ना। बिंदु नंबर 2 है हमारा, वो है जिसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या है, इसको भी समझे, है ना। ये हमारा आंसर रहेगा बिंदु नंबर 2, है ना। हर पहलू पे बिल्कुल डिस्कशन करी जाएगी, हर पहलू को समझाया जाएगा, बस आप ध्यान से केवल सुनते रहें, ठीक है। चलो, आपने गुणे तमाम तरीके के पढ़े हैं आपने, है ना। जैसे आपने पढ़ा है 2 इंटू 2, है ना। आपने पढ़ा है ना 8 इंटू 2, है ना। इस तरीके का आपने पढ़ा है, आपने इस तरीके का भी आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये कुछ गुणा करने के अपने तरीके हैं ना, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी से मैं जोड़ करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कार्तीय गुणन का हमारा यहाँ क्या मतलब है, ठीक है। हमारा कार्तीय गुणन से यहाँ क्या मतलब है, उसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से आप देखें। कार्तीय गुणन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसी से इसको मैं क्या करता हूँ, सेट करता हूँ। इस कार्तीय गुणन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखिए इस कार्तीय गुणन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हमारे पास है समुच्चय ए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास समुच्चय की बात करी जाएगी, इसकी बात करी जाएगी, समुच्चयों की आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपके पास जैसे समुच्चय ए हमने ले लिया, ये देखो इसमें हमने ले लिया 1 2 3, एक समुच्चय हमने ए लिया और एक समुच्चय हमने बी लिया, है ना। इसमें ले लिया ए कॉमा बी। तो हमने दो समुच्चय लिए हैं। एक समुच्चय मैं कार्तीय गुणन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, है ना। तो एक समुच्चय ए हमने लिया है और एक समुच्चय बी लिया है। समुच्चय ए में जो एलिमेंट है हमारे पास है वो हमारे पास है 1 2 3, है ना। और समुच्चय बी में जो एलिमेंट है वो ए कॉमा बी। तो कार्तीय गुणन का क्या मतलब है? कार्तीय गुणन का मतलब है, जैसे लिखते हैं ए कार्तीय गुणन बी, इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन ए कार्तीय गुणन बी। ध्यान से आप सोचें, ध्यान से आप सोचें समझें, है ना, और इसको आप जानने की कोशिश करें, है ना। देखें ए का इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, इसको हम गुणा वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसको हम पढ़ेंगे ए कार्तीय गुणन बी, ये अपना पढ़ने का तरीका है। तो एक कार्तीय गुणन बी, इसी को हम कार्तीय गुणन बोले, है ना। आप देखो कैसे करते हैं, क्योंकि हमको प्रश्नों से खेलना है ना। अब ये मैं आपको भी समझा दूंगा कि क्या है कार्तीय गुणन, किसको हम बोलते हैं, ना, तो वो आपको सब पता चल जाएगा अभी। लेकिन यहाँ पर आप भी समझने की कोशिश करिए कि कार्तीय गुणन का कुछ ये तरीका होता है, ए कार्तीय गुणन बी। कैसे करते हैं ए कार्तीय गुणन बी, ध्यान से देखें। कार्तीय गुणन बी का क्या मतलब है, कार्तीय ए कार्तीय गुणन बी का मतलब है हमारे पास, ध्यान से देखें। जैसे इसमें आपको क्या करना है, इसमें जितने एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट का इसके साथ 1 कॉमा ए, है ना, इसको ऐसे बोलोगे 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। ये आपके पास 1 कॉमा ए है और ये क्या है 1 कॉमा बी, ठीक। चलो फिर 2 कॉमा ए, है ना, और ये 2 कॉमा बी, बिल्कुल क्लियर। 3, है ना, मतलब जो पहला अवयव होगा क्रमिक युग्म का, जो पहला अवयव होगा वो समुच्चय ए का होगा, समुच्चय ए का होगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो समुच्चय बी का होगा। समुच्चय किसका होगा, समुच्चय बी का होगा। 3 कॉमा ए
ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 कॉमा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए कार्तीय गुणन बी का मतलब ये होता है। ए कार्तीय गुणन बी मतलब इस तरीके से हम कार्तीय गुणन क्या करते हैं पता कर लेते हैं, है ना। तो आपको पता चल चुका होगा कि कार्तीय गुणन हम कैसे करते हैं। तो ये तरीका हमारे पास कुछ कार्तीय गुणन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर हम बी कार्तीय गुणन ए निकालें तब क्या करेंगे। ए कार्तीय गुणन आपने बता दिया, कार्तीय गुणन मतलब हम समझाने की कोशिश करेंगे कार्तीय गुणन को इस प्रकार से करा जाता है। ठीक है, अगर हम बी कार्तीय गुणन ए निकालें तब क्या होगा, चलो इसको भी क्लियर करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर जो हमने कर्मित युग्म यहाँ पर लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब पहले तो हमने इसलिए एक्सप्लेन करा था कर्मित युग्म, तो ये सब क्या है कर्मित युग्म, जो भी लिखा सारा कुछ क्या है कर्मित युग्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो कर्मित युग्म है उसका जो पहला एलिमेंट होगा, कर्मित युग्म का पहला एलिमेंट होगा वो समुच्चय ए का होगा। यहाँ पर ए कार्तीय गुणन भी है, समुच्चय ए का होगा, वो गलत नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान से आप समझें, है ना। और फिर जो दूसरा अवयव होगा वो समुच्चय बी का होगा। समुच्चय किसका होगा, समुच्चय बी का होगा। अगर आप बी कार्तीय गुणन ए निकाल ले हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कर्मित युग्म आप लिखोगे उन कर्मित युग्म का जो आप पूरा समुच्चय यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है ना, उसमें जो पहला कर्मित युग्म का जो पहला एलिमेंट होगा वो आपके पास बी का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो आपके पास ए का हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a, 1 है ना, इसको लिखेंगे a, 2, इसको लिखा a, 3, फिर ये हो गया a, 3 हो गया, है ना, और फिर b, 1, b, 2 और b, 3। ध्यान से देखें तो आपको कर्मित युग्म पता करना आ चुका होगा, बस इसी को हम कर्मित युग्म बोले, आपको करना आ गया होगा कि हम कर्मित युग्म कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब आपको यहाँ पर क्या कोई चीज आपको दिखाई दे रही है कि ए कार्तीय गुणन बी, क्या बी कार्तीय गुणन ए के बराबर है। इसको आप देखो, क्या ये बराबर है, देख के आप बताएं। आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ए कार्तीय गुणन बी कार्तीय गुणन ए के बराबर है या नहीं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान से आप इसको बताने की कोशिश, है ना, बताइए। तो बिल्कुल साफ है कि बराबर नहीं है। देखो a, 2 है ना, छोटे कोष्ठक में। आप कई बार बोलोगे बराबर का मतलब दिख तो रहा है a, 3 है, ये 3, है। अबे ये और ये अलग चीजें, मैंने इसीलिए कर्मित युग्म को अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ठीक है, ये और ये दोनों अलग बातें, ये एक ना समझे, इसको आप एक ना समझे, है ना, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है ना, बिल्कुल। ए कार्तीय गुणन बी जो है तो बी कार्तीय गुणन ए के बराबर, एक तो ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है ना, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे भी प्रश्न डाल दिए जाते हैं और इसी में भ्रम में हम चले जाते हैं ना कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो बिल्कुल साफ है, कुछ सोचना समझना नहीं है। ए कार्तीय गुणन बी जो है वो बी कार्तीय गुणन ए के बराबर नहीं है। अच्छा, बात तो पता चल चुकी होगी आपके पास। एक अगली चीज क्या कि इसमें अगर हम देखें कि कितने अवयव है, इसमें अवयव हमारे पास 3। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है 2। ठीक, क्या मैंने कहा, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है। तो अगर हम ए कार्तीय गुणन बी में कितने अवयव होंगे ये अगर आपको पता करना है, ये पूरा अगर कार्तीय गुणन में देखोगे तो ये पूरा अवयव है, ये पूरा अवयव है, ये पूरा अवयव है। अलग अलग ना समझे कि ये आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये पूरा अवयव है, एक पूरा अवयव है। ठीक है ना, तो वही अब देख रहे हैं ए क्रॉस मतलब ए कार्तीय गुणन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, ये हमको अब देखना है।
चलो ध्यान से देखें तो कितनी हो जाएगी, बस ये सीधे फॉर्मूला है, ये समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणे समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। देखो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ए करते गुणे बी में अवयवों की संख्या 6, देख लो 1 2 3 4 5 6, क्लियर होगा ना, 1 2 3 4 5 6। एन ये मतलब बी करते गुणे ए में अवयवों की संख्या पता करनी है, तो बस फॉर्मूला पहले बी है बाद में क्या है ए, तो बी कितना है, तो इसमें भी अवयवों की संख्या 6 ही है। देखिए 1 2 3 4 6 इतने ही अवयव इसमें, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ए करते गुणन बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है बी करते गुणन ए में अवयवों की संख्या के। एक बार फिर से रिपीट करते, मैंने क्या कहा कि ए करते गुणन बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है बी करते गुणन ए में अवयवों की संख्या के, है ना। लेकिन ये चीज कार्तीय गुणन ए कार्तीय गुणन बी कार्तीय गुणन ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन ये चीज बराबर होती है ना। तो क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला ए कार्तीय गुणन बी, है ना, में अवयवों की संख्या बराबर है बी कार्तीय गुणन ए में अवयवों की संख्या के। शानदार रिजल्ट, ये भी आप याद रखें। तो एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट आपके पास ये बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको कार्तीय गुणन करना पता चल चुका होगा, है ना। ये कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, तो यही जेन्युइन तरीका है, ठीक है ना। इसके बाहर कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं। तो यही कार्तीय गुणन मैंने होल प्रोसेस आपको बिल्कुल समझा दिया है कि कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। और अगर आपको इसमें अवयवों की संख्या जाननी हो कि हम नहीं लिख पा रहे, कोई कमी या छूट हुई, तो अवयवों की संख्या सिंपली आप कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या निकालेंगे सीधा, तो है सीधा आपके पास है बस कार्तीय गुणन समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, अगर दो आपके पास समुच्चय है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणे समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। अगर बी कार्तीय गुणन ए निकाल लिया तो समुच्चय बी में अवयवों की संख्या गुणे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, और ये बराबर ही होती है, अवयवों की संख्या बराबर होती है। लेकिन जो कार्तीय गुणन होते हैं ना, वो कार्तीय गुणन बराबर नहीं होते, अवयवों की संख्या बराबर होती है कार्तीय गुणन, ठीक है। धीरे कि आपको ये चीज भी बखूबी क्लियर हो गई होगी। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है, ये जानना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने इसको क्लियर करा है। अब हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है संबंध, उस पर आते हैं। ध्यान से उसको अब आप समझें, है ना, उसको ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। है ना, तो एक छोटी सी चीज जो हमने कमी युग में छोड़ी हुई है वो याद आ रही है, उसको भी मैं हाथों हाथ यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। जैसे हमने लिखा क्रमित युग्म में जो पहला बिंदु था, इसे लिखा हमने ये बताया और आपको x, y, ये y, x के बराबर होती है क्या। ये चीज हमने निर्देशांक ज्यामिति में आपको एक्सप्लेन करा था कि ये चीज बराबर नहीं है ना। क्रम बदलने पर अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्रम बदलने पर यदि अर्थ बदल जाए, है ना, तो यहाँ पर अर्थ बदल जा रहा होगा क्रम निर्देशांक ज्यामिति में, ये बराबर नहीं। ये चीज आपको पता चली चुकी होगी जब मैंने यहाँ पर आपको निर्देशांक ज्यामिति से स्पष्ट करा था। लेकिन अगर यदि आपसे कह दे कि दो क्रमित युग्म बराबर हैं, दो, ये तो बराबर नहीं है ना, लेकिन आपसे कहा जाए सिंपली, अगर प्रश्न आपसे देगा तो कहेगा कि दो क्रमित युग्म आपस में क्या है, मतलब ये आपस में अगर बराबर है ना, उस कंडीशन में, तो जब क्रमित युग्म क्या हो, समान हो। जैसे हमने लिखा x, y बराबर 1, 2। अब हमने कहा कि ये बराबर हैं,
ये कर्मित युग्म क्या है, आपस में बराबर है, तब x और y के मान बताओ। इतना छोटा सा भी प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, इतना छोटा सा प्रश्न। तो अगर कर्मित युग्म बराबर है तो आप संगत अवयव की स्थिति देखो, संगत अवयव की स्थिति, है ना। तो संगत अवयव देखो, इसके संगत कौन है, ये, इसके संगत कौन है, ये, है ना। तो संगत अवयवों की आप स्थिति देखो, ठीक है, वही वो आपस में हो जाएगी, ठीक है। चल देखो, संगत अवयव देखो, इसके संगत ये और इसके संगत ये, यानी कि यहाँ से आप देखोगे x बराबर 1 y बराबर 2, तो यहाँ पर x और y के जो मान होंगे आपके पास 1 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यदि कर्मित युग्म बराबर हैं तो आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं। इसका देख लो, इसके संगत ये, इसके संगत, चलो एक और लेकर के आपको दिखाते हैं, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाए। इसमें लिखा x - 1 y - 3 बराबर 2, 5, ये आपसे कहा हुआ है ना। ध्यान से देखो, तो अब इसको आपको देखना है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास कर्मित युग्म दे रहे हैं ये क्या है, बराबर है, आपसे कह रहा है कि बराबर है, तो बराबर तो सिंपली संगत अवयव लिख लो, x - 1 2 हो जाएगा और ये y - 3 बराबर 5 हो जाएगा ना, x बराबर 2 + 1 हो जाएगा और y बराबर 5 + 3 हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 8, है ना। तो बस अब आपको पता है कि आपको कैसा भी प्रश्न इस तरीके का अगर बन जाता है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, है ना, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो आप भी बड़ी इजीली उसको आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना, ऐसे आपसे उम्मीद करी जाती है। चलो अब हम चलते हैं, ये मेरे को समझाना था इसलिए मैंने इसको वहाँ पर छोड़ दिया था, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो, संगत अवयव देख लेना, वो वही आपस में बराबर हो, ठीक है। अगर कर्मित युग्म आपस में क्या है, बराबर, संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर कर्मित युग्म बराबर है तो संगत अवयव बराबर होते हैं। चलते हैं हम अगले बिंदु की तरफ, इरेज कर रहा हूँ उसको मैं। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास है जिसका नाम है संबंध, है ना। तो हम लोगों को यही क्या करना है, पढ़ना भी है, ठीक है। दो समुच्चय लेते हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और इसको ले लिया ए बी, है ना। ध्यान से देखिए, ये है आपके पास समुच्चय ए और ये हमारे पास समुच्चय बी। समुच्चय ए है, लिख दिया ऊपर, और ये समुच्चय कैपिटल लेटर से इसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, है ना। एक का संबंध ए से भी हो सकता है और इसका संबंध इससे भी हो सकता है। दो का संबंध ए से हो सकता है, दो का संबंध बी से भी हो सकता है। तीन का संबंध ए से भी हो सकता है, तीन का संबंध बी से भी हो सकता है। उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ रहे होगा, बात समझ में आ रही है। एक का संबंध एक से हो सकता है, एक का संबंध बी से भी हो सकता है, दो का संबंध ए से भी हो सकता है, दो का संबंध बी से भी हो सकता है, तीन का संबंध ए से भी हो सकता है और तीन का संबंध बी से भी हो सकता है ना। ये चीज आपको अभी तक क्लियर हुई। देखो संबंध दिखाते कैसे, संबंध दिखाते हैं, ये आर, कैपिटल आर, ये संबंध दिखाने का तरीका है। संबंध को इस तरीके से क्या करते हैं, ये, है ना। तो संबंध किसमें है, ए से बी में, उसको कैसे लिखते हैं, अच्छा लिख करके भी दिखाते हैं। ए, ये जो बना रहे हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं सच दैट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, यानी कि इस प्रकार, है ना। ए से बी में
है ना। तो आर संबंध इस प्रकार है ए से बी में, है ना। तो आर जो आपके पास क्या संबंध है ना, इस प्रकार है, इस प्रकार है ना, इस प्रकार सच दैट मतलब इस प्रकार है ए से बी में, है ना। तो ए से बी में आपके पास आर एक क्या है, संबंध है। या फिर कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे सीधी लाइन एक खींच दी जाती है और इसको ऐसे लिखा, है ना। तो संबंध लिखने के ये अपने तरीके हैं, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसको आप देख के घबराएं नहीं, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है ये रिलेशन ही है ना। बस थोड़ी थोड़ी बातों को आपको समझते हुए चलना, आपको भी बिल्कुल मास्टर इसमें कर दूंगा, ठीक है। आप घबराने की कोई जरूरत आपको है नहीं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार इसको हम सचेत बोलते हैं ना। तो आर संबंध इस प्रकार है ए से बी में, है ना। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए तो देखें, अगर हम सबसे पहले क्या पता करें, ए कार्तीय गुणन बी, है ना। हम यहाँ पर संबंध को एक्सप्लेन करने आए हैं, तो इसीलिए मैंने जो कर्मित युग में है ना, सबका यूज आता रहेगा ना बड़ा सीक्वेंस में। मेरा जो चलता है वो बड़ा सीक्वेंस में चलता है, सब कुछ बड़े सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। तो ए कार्तीय गुणन भी आपको पता है करना, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 तो ये हमारे पास हमने निकाल लिया है ए कार्तीय गुणन बी, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है। मैं संबंध को एक्सप्लेन करना आया हूं तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमने लिखा, एक लिखा R1 एक संबंध है। अब देखते हैं क्या ये संबंध है या नहीं है ना। उसी को हमको जानना है, कोई संबंध है या फिर नहीं है, ये हमको समझना है, ठीक है। मतलब संबंध है या नहीं है ये हमको सबसे पहले जानने की कोशिश करना है। ऐसा हमने लिख दिया 1 ए 2 बी 3 आपसे पूछ रहा है ये एक और 2 लिखा 1 ए 2 3 2, ये दो मैंने संबंध R1 और R2 लिखे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ये दोनों संबंध हैं या नहीं, आपसे दिया जाएगा, कुछ तरीके का रहेगा आपके पास, है ना। एक कार्तीय गुणन भी आपको दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो दो समुच्चय आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उन दो समुच्चयों से आपको पूछा जाएगा और कुछ रिलेशन आपको दिए जाएंगे, क्या पूछेगा आपसे, क्या ये है या नहीं, ठीक है। तो आप समझिए ये संबंध R1 संबंध है या नहीं है। तो क्या शर्त है, शर्त ये है कि 1 ए इसमें है, एक कार्तीय गुणन बी में, 2 बी इस कार्तीय गुणन में है, बिल्कुल है, 3 ए कार्तीय गुणन में है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है ना, ये R1 एक संबंध है। R1 क्या है, R1 एक संबंध है। क्या बात समझ में आई, बात ये समझ में आई कि जितने भी एलिमेंट हैं, जो रिलेशन संबंध आप पूछ रहे क्या संबंध है ना, तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो एक कार्तीय गुणन बी में मौजूद होने चाहिए, सब मौजूद होने चाहिए, है ना। यानी जो है एक कार्तीय गुणन बी का ये उप समुच्चय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आर बिल्कुल क्या है, उप समुच्चय है इसका, एक कार्तीय गुणन बी का। तो एक कार्तीय गुणन बी का ये प्रकार का क्या है, उप समुच्चय है ना। तो उप समुच्चय है, इसका मतलब ये एक संबंध है, क्या है, संबंध है। चलो अच्छा, R2 को देखो, R2 भी आप देखो, R2 भी आप देख रहे हो, ये भी R2 में आप अच्छा ध्यान से देखें, R2 में क्या ये संबंध है या नहीं, 1 2 है इसमें, बिल्कुल कहीं नहीं, इसका मतलब कुछ और, इसका भी एक ही मत समझ लेना है, दोनों बातें अलग है, ठीक है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये और ये दोनों बातें क्या है, अलग अलग है ना। इसका क्या मतलब है कि फिर ये संबंध नहीं हुआ, है ना, क्योंकि ये जो है इसमें मौजूद नहीं, सब मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। ये मौजूद नहीं, इसका मतलब ये संबंध नहीं है ना, ये उप समुच्चय नहीं है ना इसका, क्रॉस बी का। R2 जो है एक क्रॉस बी का उप समुच्चय नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब ये संबंध भी नहीं है। बात क्लियर हो चुकी है।
उम्मीद है कि आपको संबंध पहचानना आ चुका होगा। इस संबंध को कैसे पहचानते हैं, कोई संबंध है या नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि क्या पता कर लिया, क्या बोलते हैं, ए क्रॉस, मतलब जो भी आपको दिया हुआ है समुच्चय ए समुच्चय बी, उसमें ए क्रॉस बी आप है ना, ए कार्तीय गुणन बी पता कर लें, और जो आपको संबंध दी जाएंगे फिर उसमें ढूंढ लें क्या सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो उसका मतलब संबंध है, और अगर सारे नहीं आ रहे तो फिर वो संबंध नहीं है, बिल्कुल है ना, संबंध नहीं। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट अभी तक नहीं होगा, है ना। चलिए आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसके, है ना, और आगे मैं इसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको आना चाहिए कि संबंध को इस तरीके से कुछ क्या करते हैं इसको दिखाते हैं, है ना, ये पढ़ने का तरीका है, इसको हम सच देखा तो आर जो संबंध है वो इस प्रकार है, ए से बी, है ना, ए से बी में आपके पास यहाँ पर एक संबंध दे रखा है ना। तो आपसे पूछा क्या संबंध है, हमने देखा उपसमुच्चय अगर है ए क्रॉस बी का या ए कार्तीय गुणन बी का तब तो संबंध है, अदरवाइज चलिए एक और पूछा जाता है कि अगर हमें संबंधों की उप समुच्चयों की संख्या अगर पता करनी है, क्या पता करनी है, कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं ये आपको टोटल पता करना। तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या अगर आपको पता करनी हो तो फिर क्या करेंगे, ये आपके पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी है। तो ए में अगर आप देखोगे तो इसको हमने बोल दिया m और इसको हमने बोल दिया n, इसको हमने क्या बोला, ये m है मतलब m मतलब 1 2 3 मतलब 3 अवयव है इसमें, n में 1 और 2 दो अवयव आपके पास है, कितना अवयव है, 2 अवयव है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि इसको अगर हम ऐसे लिखें n ऑफ a और ये n ऑफ b, है ना, तो n ऑफ a का मतलब हमने m बोल दिया, n ऑफ b का मतलब हमने n बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है, इस तरह से, ठीक है। चलो n ऑफ a मतलब a में अवयवों की संख्या, इसको हमने m बोला और m बराबर 3 कर दिया, ठीक है। n ऑफ b है ना, तो हमने कहा कि b में अवयवों की संख्या, इसको हमने n बोल दिया और n बराबर यहाँ पर कितनी 2। तो आपसे कहा है उप समुच्चयों की संख्या बताओ, उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर, ये सीधे पूछा गया प्रश्न है ना, उप समुच्चयों की संख्या, है ना, उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र हमारे पास होता है 2 की पावर m इंटू n, है ना, 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m मतलब 3 है और ये 2 है, 2 की पावर 6, है ना। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको आप यूं ही ना समझे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैंने कई बार प्रश्न बनते हुए देखे इस पे, 11th क्लास में भी प्रश्न बनते हुए देखें इस पे, ठीक है। ये उप समुच्चयों की संख्या अगर पता करनी होती है तो 2 की पावर mn हो जाता है, ठीक है, और mn का मतलब इसमें अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास उप समुच्चयों की संख्या होगी। अगर आपसे पूछें ए रिक्त संबंधों की संख्या, क्या पूछ रखी हो, ए रिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, क्योंकि हमको पता है ये तो इसमें रिक्त वाला भी, क्योंकि हमको मालूम है कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। एक बार फिर से, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, मतलब इसमें रिक्त वाला भी जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, सीधे आप याद रखें, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय रिक्त समुच्चय इसमें शामिल है, रिक्त समुच्चय तो होता ही है ना, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होगा, तो उप समुच्चय इसमें शामिल है, रिक्त वाला ना, रिक्त वाला इसमें शामिल है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अगर हमें रिक्त पूछा है तो रिक्त वाले को आपको हटाना पड़ेगा, है ना, इसका क्या मतलब है, फिर 2 की पावर mn माइनस 1, कुछ नहीं करना, एक आपको क्या कर देना है, इसमें से घटा देना है, मतलब जो भी रिजल्ट आता है उसमें से एक आपको माइनस कर देना है। तो ये याद रखें 2 की पावर mn माइनस 1 आपको कर देना है ना, क्योंकि इसमें रिक्त समुच्चय क्या है, शामिल है, और इसमें हमने कहा अरिक्त संबंधों की संख्या, तो अरिक्त संबंधों की संख्या 2 की पावर mn माइनस 1 हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये था संबंध
का मैंने विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई चीज बची नहीं, हर चीज को मैंने संबंध में एक्सप्लेन करा हुआ है। अब हम आने वाले एपिसोड में आगे की चीजों को कंसिडर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।